हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हमने विज्ञान विषय में भौतिकी के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन किया था। अब हम नए अध्याय प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। किसका अपवर्तन करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन प्रभाव को समझने के लिए और जो है प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए कुछ मूल चीजों की जरूरत होती है। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा था, उसके लिए यह आवश्यक था कि माध्यम अपारदर्शक हो। उस स्थिति में क्या होगी कि प्रकाश टकराएगी माध्यम से और वापस लौट जाएगी। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो अलग अलग माध्यम, अलग अलग घनत्व वाले माध्यम का होना आवश्यक है। अब एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण कि अगर प्रकाश की किरणें वायु से जल में जाए, मान लीजिए ये वायु है और नीचे जल है। अब अगर प्रकाश की किरणें वायु से जल में जाए तो क्या होगा? तो जब प्रकाश की किरणें वायु से जल में जाएगी तो क्या होगा? इसकी दिशा बदल जाएगी। क्या होगा? इसकी दिशा बदल जाएगी। जैसे मान लें कि अगर प्रकाश की किरण तिरछी आपतित की गई है। अब देखिए, दिशा उसी स्थिति में बदलेगी जब वह प्रकाश की किरण अभी लंबवत के अलावा और किसी भी स्थिति में आपतित की जाए। मतलब सीधा इस प्रकार ना आपतित करके किसी भी और दशा में आपतित की जाए। उस स्थिति में क्या होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। तो ठीक है, यहां पे एक प्रकाश की किरण आपतित की गई। अब जिस पॉइंट पे आपतित की गई है उस पॉइंट पे आप लंब डाल दें। अब अगर ये जल है, वायु है, तो जल में जाते वक्त क्या होगा? इसे जाना कैसे चाहिए? जाना सीधा चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं जाके इस तरफ आ जाएगी। तो क्या होगा? ये ओरिजिनल पथ से विचलित हो गई, यानी अभिलंब की ओर मुड़ गई। इस प्रभाव को आप प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। तो खैर, यहां पे हम प्रयोग की चर्चा नहीं करेंगे कि किस प्रकार के प्रयोग द्वारा हम यह जान पाएंगे कि अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किरणें अपनी दिशा बदल लेती है। लेकिन इसका एक दो सामान्य उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। जैसे आप एक सामान्य सा प्रयोग कर सकते हैं। आप स्केल से, जो स्केल होता है मोटा वाला, जिसके जो है बीच में मोटा और दोनों साइड पतला होता है, जब आप उस स्केल से किसी अक्षर को देखेंगे तो उसकी स्थिति बदली हुई नजर आती है। मतलब वह जिस स्थिति में होती है उसकी वास्तविक स्थिति नजर नहीं आती है। या अपवर्तन के कई प्रभाव के माध्यम से इसको समझा जा सकता है, इसके दिशा परिवर्तन को समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपवर्तन क्या है। तो अगर हम चर्चा करें अपवर्तन की, तो यहां पे अपवर्तन की चर्चा हो रही है। किसके अपवर्तन की? प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन को, दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी कुछ परिस्थितियां हैं। मान लिया यहां पे मैंने बताया कि हवा से और जल में प्रवेश कर रही है, तो माध्यम अलग हुआ। इधर माध्यम क्या हुआ? हवा, और इधर माध्यम क्या हुआ? जल।
हवा से जल में प्रवेश कर रही है। अगर यहीं पे लंबवत जो है प्रवेश करे, यानी इस डायरेक्शन में प्रवेश करे, तो क्या होगा, तो वह सीधी निकल जाएगी। यानी इस स्थिति में प्रकाश की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो उस स्थिति में अपवर्तन की घटना हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि माध्यम बदल रहा है, हवा से जल में आ रही है, लेकिन इसकी दिशा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, लेकिन अगर उसकी प्रवेश की दिशा माध्यम के अभिलंबवत हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, दिशा परिवर्तन नहीं होगा और अपवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलेगी। अब दूसरा चीज कि अपवर्तन की घटना उस स्थिति में भी नहीं मिलेगी जब जो है माध्यम एक ही हो। मान लीजिए कि किसी प्रकार का जो है गैप बीच में आ जाए, मान लीजिए कि हवा है, निर्वात है, हवा, निर्वात और फिर हवा। तो इस स्थिति में भी अपवर्तन की, अगर प्रकाश यहां से यहां जाती है और फिर यहां से यहां जाती है, तो इस स्थिति में भी अपवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। तो अपवर्तन की घटना नहीं के बराबर देखने के लिए मिलेगी। तो अपवर्तन क्या हुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यह किस स्थिति में देखने के लिए नहीं मिलेगी, जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो। अब देखिए, अपवर्तन के लिए दो शर्त हैं। तो पहले तो हमने यहां अपवर्तन देखा। अब ये किरण जो पहले माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये किरण आपतित किरण कहलाती है। कौन सी किरण कहलाती है, इसका चर्चा हमने उसमें भी, प्रकाश के परावर्तन में भी किया था। तो ये किरण है आपतित किरण। ये किरण कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। दूसरी, जो किरण विचलित हुई है, मतलब दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद किरण का विचलन हुआ है, तो यह किरण हो गई अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि अभिलंब और इसके बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। इसे साइन आई से इंडिकेट करते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। इसे साइन आर से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, साइन आर से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, अब देखिए, जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन का नियम था, उसी प्रकार अपवर्तन का नियम भी है। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। दो नियम कौन कौन से हैं, तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। एक में आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। क्या, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण यहां से निकली है और अभिलंब, तीनों एक बिंदु पे होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका दूसरा पॉइंट है, प्रकाश के किसी एक वर्ण के लिए, प्रकाश के, सीधा आप समझिए दूसरा पॉइंट, साइन आई
बट्टा साइन आर इज इक्वल टू म्यू। अब यहां पे साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू म्यू क्या है? साइन आई हो गया आपतन कोण की ज्या, ये हो गया आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण के लिए साइन का वैल्यू जो होता है, जैसे मान लीजिए आपतन कोण 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, तो उसका वैल्यू जो होता है, और फिर साइन आर, तो वही आप अपवर्तन कोण के लिए आर का, मान लीजिए यहां पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, अब इन दोनों का रेशियो अनुपात जो होगा वह हमेशा निश्चित होगा, लेकिन किसके लिए? प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए। किसके लिए? प्रकाश के निश्चित वर्ण के लिए। तो अब यहां पे प्रकाश के निश्चित वर्ण का क्या अर्थ है? हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है? श्वेत प्रकाश जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसे हम लोग VIBGYOR इससे याद रखते हैं, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 वर्ण हैं। तो इसमें से भी किसी भी एक वर्ण के लिए, मतलब आप श्वेत प्रकाश के लिए ये म्यू का वैल्यू नहीं है, किसी भी एक वर्ण के लिए क्या होता है, ये हमेशा नियत होता है। यहीं पे मान लीजिए कि अगर हमने बैगनी रंग के लिए ये लिया म्यू का वैल्यू, तो वही अगर हम इंडिगो के लिए लेंगे तो उसका क्या होगा, यहां पे म्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब ऐसा होता क्यों है, आपके दिमाग में आता होगा, तो ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के प्रत्येक रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होता है लाल का। तो जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। उसका अपवर्तनांक क्या होता है, तरंगदैर्ध्य ज्यादा, आप ऐसे समझिए, तरंगदैर्ध्य, जिसका तरंगदैर्ध्य जितना ज्यादा होगा ज्यादा, तो अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक उतना कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा। अब तरंगदैर्ध्य ज्यादा रहने से अपवर्तनांक कम होगा, तो हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो इसका अपवर्तनांक सबसे कम। अब यहां पे बात दृश्य प्रकाश की हो रही है, ये जितने भी वर्ण देख रहे हैं आप, दृश्य जो आंखों से दिखाई देते हैं उसकी चर्चा हो रही है। और ये जो है वायलेट यानी बैगनी कलर जो है, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ठीक है, यहां पे हमने अपवर्तनांक देखा कि साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो अब अपवर्तनांक के विषय में हम जानेंगे कि अपवर्तनांक कितने तरह के होते हैं, उसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अपवर्तनांक क्या है। देखिए, अगर अपवर्तनांक को हम देखें तो अपवर्तनांक को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 तरह से इसे परिभाषित किया जाता है। एक में सापेक्षिक अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, आप ऐसे लीजिए, एक में निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो ठीक है, हम सबसे पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है,
तो अगर हम निर्वात में प्रकाश की चाल को C से इंडिकेट करें और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें लेना है, तो मान लीजिए अगर हम पानी में लेंगे तो CW, हवा में लेंगे तो CA, ग्लास में लेंगे तो CG, इस प्रकार से हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है, यहां पे हमने क्या देखा कि निर्वात में प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो अगर माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो तो इसमें इससे भाग देने पे रिजल्ट कम आएगा, और अगर ये कम हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा आएगा। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है, अगर प्रकाश की चाल अधिक, प्रकाश की चाल अधिक हो, तो यहां पे प्रकाश की चाल कौन सी, माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक, तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कम, निरपेक्ष अपवर्तनांक कम। अब इसका अगर उल्टा करें कि अगर माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब इस आधार पे अगर हम देखें तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो निर्वात, वायु, जल, कांच, तो निर्वात, वायु, जल, कांच, निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, वायु में 2.99 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जल में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब अगर हम इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लेते हैं, लीजिए हम लेते हैं इसमें कांच में ले लेते हैं। कांच में कितना है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर हम लेंगे तो म्यू का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा, 3 लाख निर्वात में और 2 लाख कांच में। अब देखिए 3 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1.5। इसका कितना हो गया, म्यू का वैल्यू हो गया 1.5। अब इसका आप अर्थ समझिए। अगर हमें किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक के बारे में पूछा जाता है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, तो हम सीधे हमें समझ जाना चाहिए कि हमें यह बताना है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है दिए गए माध्यम से कितना गुना ज्यादा है। जैसे अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट जो है समझ जाएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह कांच में प्रकाश की चाल से कितना गुना अधिक है। तो इसके माध्यम से हम जो है, अगर हमें अपवर्तनांक दिया रहे और किसी एक माध्यम का चाल जो है पता करना हो तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें दे दिया यही कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो हम समझ जाएंगे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह कांच में प्रकाश की चाल से 1.5 गुना ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम कांच में प्रकाश की चाल के लिए, कांच में प्रकाश की चाल निकालने के लिए दो लाख गुने 1.5, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इस प्रकार आसानी से निकाल लेते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में सही से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सापेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में, उसके बाद उसके जो है संबंधों का अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे अपवर्तन के बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।